हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएल सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंजलि। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो है की इंडाइसेस और उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या होगी। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है और अगर आपने PYQs का एनालिसिस किया होगा तो यू नो कि बीपीएससी इंडेक्सेस पे एक दो क्वेश्चंस तो पूछती ही है हमेशा। इसमें हम इम्पॉर्टेंट इंडाइसेस हैं उसके बारे में जानेंगे। कौन उसको पब्लिश करता है, क्या उसमें पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, एंड इंडिया में उसकी रैंकिंग क्या है, एंड जो टॉप मोस्ट कंट्री क्या है वो हम जानेंगे। तो यही एक फॉर्मेट रहेगा जो हम सारे इंडेक्सेस के लिए कवर करेंगे। एंड 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है वो 13 दिसंबर को होने वाला है एंड वी हैव अराउंड 20 डेज़ है आसपास। तो बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो में लाओ 20 डेज़ की, तो वो भी वीडियो आएगी आपके लिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई लाइक टू से कि हमारी 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हमने मेंटरशिप बैच चलाई थी, रिवीजन बैच चलाई थी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एंड इवन द फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हमने पीटी के लिए प्रोवाइड करवाए थे वो भी 9 टेस्ट हो गए हैं, एक टेस्ट बची है। एंड अगर आपको जो लोग जुड़े नहीं हैं उनको टेस्ट चाहिए होगा तो आप इनरोल होके वो टेस्ट को लगा सकते हैं। एट दिस लास्ट मोमेंट आई वुड रिकमेंड कि आप PYQs तो लगाएं, साथ ही साथ 2-3 न्यू टेस्ट लगा लें, क्योंकि 20 दिन अभी भी है। तो 10 दिन में आप चाहे तो 2-3 टेस्ट 5-6 टेस्ट आप लगा सकते हैं न्यू, सो डैट आपको वो ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड भी मिले कि हाँ अभी तक आपने जो पढ़ा है उस पढ़ाई के आधार पे आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इंटरनल कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड इट विल हेल्प यू टू एस द एग्जामिनेशन। एंड 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ हमारी 71st बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है जो कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हम तीनों इंक्लूड करके इसमें करवाते हैं। सबसे पहले जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, शुरू से मेरी स्ट्रैटेजी देखते हैं, तो यू नो कि मेरा जो फोकस होता है वो बहुत मेंस ओरिएंटेड होता है, क्योंकि मेंस ओरिएंटेशन से ही क्या होता है 30-40% आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाता है। तो इसीलिए अभी इसमें हमारी मेंस में पॉलिटी सेक्शन चल रही है। पॉलिटी के मेन सेक्शन के साथ साथ एक पीटी की सेक्शन भी चलती है, तो इसमें हम अभी पॉलिटी ही लेके चल रहे हैं। तो इसमें आपको होलिस्टिक तरीके से आपका पहले क्या होगा कि आपका मेंस का नोट्स हम चाहते हैं कि आपकी तैयार होके बन जाए, बाई एंड ऑफ मार्च आपकी मेंस कंप्लीट हो जाए। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिर प्रीलिम्स पे देना है। तो हमारी जो ये मेंटरशिप चलती है तो ये एक गाइडेंस है, ये आपको एक डायरेक्शन देगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में कितनी ज़्यादा मटेरियल्स है, कितने ज़्यादा स्ट्रैटेजी हैं, कितनी ज़्यादा मतलब समंदर है, आप उसमें खो जाते हो, कभी समझ में नहीं आता। ज़्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, कुछ भी रैंडम उठा के पढ़ने लगते हैं तो उनको ना वो ग्रोथ नहीं दिखता कोई भी सब्जेक्ट में कि अच्छा मैं डेली पढ़ तो रहा हूँ, मैं डेली 8 घंटा तो दे रहा हूँ, 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, बट मुझे वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने क्वेश्चन लगाता हूँ तो क्वेश्चन भी बन रहा है नहीं बन रहा। तो इससे ना फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते का गैप ले लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कहीं यूट्यूब वीडियो देख लिया, कहीं से मोटिवेशन ले लिया, फिर वो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल स्टेजेस में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 2-3 अटैम्प्ट्स दिए जा रहे हैं बट उनका रिजल्ट नहीं हो रहा। आप पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज भी है, बट आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे। तो वो डायरेक्शन के लिए एक मेंटरशिप में आपको वो डायरेक्शन अगर मिल सकती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो चीज़ ले लो। ये नहीं कि सिर्फ मेरी ही लो या जो मेरी टीम के द्वारा चलाई जा रही है, रितेश सर के द्वारा चलाई जा रही है, वो लो। आपको कहीं से भी किसी मेंटर पे जो पहले से सेलेक्टेड हैं या पहले से उन्होंने एग्ज़ाम को समझ रखा है, उनसे जाके मेंटर ले लो, क्योंकि एक डायरेक्शन एक बार आपको पता चल जाएगा ना, वो एक की पता चल जाएगी ना, फिर उसके बाद आपकी मेहनत आपको काम देगी। सिर्फ मेंटरशिप लेने से आपको कुछ नहीं होगा, आप मेहनत करोगे तभी होगा। मेंटरशिप में आपको डायरेक्शन बता दिया जाएगा कि हाँ आज ये पढ़ना है,
कल ये पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट लिखना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो उसी तरीके से हमने ये चीज़ को फ्रेम कर रखा है। तो इसमें क्या होता है कि हम डेली बेसिस पे आपको क्या करते हैं, टारगेट देते हैं, टारगेट के साथ आपको सब हेडिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको दिया फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पीटी और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सब हेडिंग देंगे कि फंडामेंटल राइट्स में आपको क्या क्या कवर करना है। तो पहला तो आपको कवर करना है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, दूसरा कवर करना है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तीसरा आपको कवर करना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 को अलग से कवर करना है जिसमें प्रेस फ्रीडम को भी कवर करना है, आर्टिकल 21 को कवर करना है जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर को भी कवर करेंगे, राइट टू लाइफ के सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे, एंड जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के भी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। फिर इसके बाद हमको कवर करना है फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, इसमें जो जो जजमेंट पास किए थे सुप्रीम कोर्ट ने उसको कवर करते हुए बताएंगे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे जो फॉर्मर ऑनरेबल सीजेआई थे पीएन भगवती, उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है फंडामेंटल राइट्स पे और ये क्यों रिस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट है, और फिर बताएंगे कि चैलेंजेस क्या फंडामेंटल राइट्स पे। फिर उसको क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। और कंक्लूड ऐसे करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के साथ साथ हो, उसके अगेंस्ट ना हो। तो ये सारे सब हेडिंग हम बताते हैं। तो बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, उनको पता होता है कि मुझे फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, उन्हें पता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उन्हें ना ये डायमेंशंस नहीं पता होता ना कि इस डायमेंशंस में मुझे अपने मेंस के होलिस्टिक नोट्स बनाने हैं। और ये डायमेंशन नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत उठाते हैं और जैसे जैसे लिखा रहता है वैसे वैसे अपना नोट्स बना लेते हैं और उनका सोचते हैं कि मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया। अब ये वाले जो डायमेंशंस हैं ये मैंने कहाँ से जॉट डाउन किए, ये तो ऐसा नहीं कि मुझे भी बैठे बैठे याद आ गया कि ये कैसे किए, मैंने ये पी वाइज क्यू एनालिसिस से कर लिए हैं। तो ये पी वाइज क्यूज एनालिसिस आप करो, 71st के लिए तैयारी कर रहे हो, कर लो एनालिसिस, तो आपको भी एक वो बिल्ड हो जाएगा कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसमें मुझे किस किस एस्पेक्ट्स को कवर करना है, ये बिल्ड हो जाएगा आपके अंदर। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, तो ये डायमेंशंस आपको मिलेंगे, इसके साथ आपको सोर्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम चाहते हैं कि आप अपने खुद से नोट्स बनाओ और सेंड करो, ग्रुप में सेंड करो। और इसके लिए मैंने अभी से रूल लगा दिया है कि जो बच्चे नोट्स सेंड नहीं करेंगे उनकी आंसर टेस्ट की कॉपी चेक नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके मार्च तक आपके खुद के लिखे हुए रिटन नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। क्योंकि आप मेरी नोट्स भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, बहुत सारे टॉपर्स की नोट्स अपलोडेड है, यूपीएससी टॉपर्स की नोट्स अपलोडेड है, बट वो बेनिफिट बिल्कुल ही नहीं होगी आपको। आप उससे क्या कर सकते हो, आप उससे ना कुछ पॉइंटर ले सकते हो, बट आप सोचोगे कि वही मेरी एक आधार बन जाए नोट्स के और उसी को मैं पढ़ के पास हो जाऊँ, ये नहीं होने वाला है। आप किसी दूसरे की लिखी हुई हैंड राइटिंग पढ़ोगे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप खुद से एनालाइज करके दिमाग लगा के बनाओगे, आज आपको 1 घंटा लगेगा, बट आप जब रिवाइज़ करोगे आप 5 मिनट में रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है। और रिवीजन इज़ द की टू क्रैक दी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं फोकस करती हूँ कि प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए। आप जब नोट्स बनाते हैं तो आपको एक आंसर राइटिंग करने का तरीका भी पता चल जाता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और फिर उसके साथ साथ अगर आप जैसे हमने वीक में आपको टारगेट दिया, डेली टारगेट कंप्लीट हुआ आपका, संडे को आपको सेक्शनल टेस्ट चलता है जिसमें पॉलिटी करंट अफेयर्स दोनों के क्वेश्चंस रहते हैं और वो आपको लिखना कंपलसरी है। और फिर आप वो लिख के देते हैं, हमारी तरफ से आपको डिटेल फीडबैक जाता है। तो इसी तरह ये चलते रहेगा साइकिल, एंड यू विल फील द कॉन्फिडेंट कि आपको जिस चीज़ से डर लगता था, ज़्यादातर बच्चे बीपीएससी में ना मेंस से डरते हैं, बट जो रियल चैलेंज है ना बीपीएससी में वो प्रीलिम्स है। अब प्रीलिम्स हो गया है, पहले नहीं था, 68 ऑनवर्ड्स अब प्रीलिम्स हो गया, काफ़ी डायनेमिक हो गया। मेंस में भी फिर भी हमें लिमिटेड टॉपिक करने बीपीएससी के लिए, यूपीएससी की तरह डायनेमिसिटी नहीं है इसका। तो ये बात आपको समझनी हो गया। जैसे ही आप मेंस कर लेते हो अच्छे से, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका 30-40% प्रीलिम्स हो जाता है। तो ये बात प्लीज़ समझो, एंड जो भी 71st के लिए तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ अभी से ही मेंस के लिए लग जाओ। एंड जो 70th पीटी के लिए कर रहे हैं, अभी आपके पास 20 दिन है, कुछ भी मत सोचो मेंस का, आप पीटी ही करो। और अगर आपका मेंस कंप्लीट है, जो भी मेंटरशिप से जुड़े थे वो उनका तो कंप्लीट होगा, जो नहीं भी जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप पीटी अच्छे से कर दो। पीटी देने के बाद आप मेंस में जुड़ जाना, और मेंस में जुड़ जाना और उसमें हम आपको डेली बेसिस पे आपको करवाएंगे, आपको नोट्स देंगे। उस टाइम नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं रहेगा, लेकिन उन चुनिंदा टॉपिक्स पे आपको नोट्स बनाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी उससे पूछता ही पूछता है। बाकी के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे और हम बताएंगे कि इसमें से क्या क्या पॉइंटर्स को पढ़ना है, क्या क्या नहीं करना, क्या क्या छोड़ना है।
ऑल राइट। और इसमें से आपको क्या करना है, शॉर्ट पेजर क्वेश्चन बनाना है। तो अभी तो पीटी पे करो, लेकिन अगर पीटी पे ध्यान दो, पीटी के बाद मेंस के लिए जुड़ना होगा तो जुड़ जाना, क्योंकि मेंस एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो अगर कोई भी एग्ज़ाम हो सिविल सर्विसेज का, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले सिलेबस और PYQs बहुत एनालिसिस ज़रूरी है। सब बोलते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन कोई सामने से आपको करके दे रहा है तो इससे आपका काम आसान हो जाता है। ऑल राइट, तो वही चीज़ हम ये चीज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि आप ऐसे पढ़ो। जैसे ही आप पढ़ोगे ना, आप 2-3 वीक हमारे साथ जो हमारे टारगेट्स उसको फॉलो कर लो, आपको मतलब खुद ही एनालाइज हो जाएगा कि मेरा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंट आ रहा है। आप अंदर से ना खुद सेटिस्फैक्शन वाला महसूस करोगे। अभी क्या होता है, रैंडम पढ़ने से हम 7-8 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता कि आज मैंने पढ़ाई किया है। लेकिन आप खुद से जिस तरीके से आप देखोगे ना कि आपके सिलेबस के पॉइंटर्स कवर होते जा रहे हैं, आप PYQs देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है। आपको वो अंदर से एक अलग ही फीलिंग आएगी जो आपको ना बूस्ट करेगी कि मैं कल से फिर से लाइब्रेरी जाऊँ, मैं कल फिर से अपने स्टडी टेबल पर बैठूँ और फिर से टॉपिक्स को कवर करूँ। वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखते हो कितना लंबा फेज चलता है। कोई भी आज मैंने मोटिवेशन दे दिया, कल ये चला जाएगा, कल कोई दूसरा मोटिवेशन दे देगा, परसों चला जाएगा। ये अंदर का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए। सो बहुत लंबा इंट्रो हो गया, क्योंकि ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डेली बेसिस में मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मैम ये मैं नहीं पढ़ पा रहा, ये कर रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। बस यही मैं बोलना चाहूँगी, किसी की भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है करो, किसी की भी मेंटरशिप को फॉलो करना है करो, उससे स्टिक रहो, उस पर भरोसा दो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और जो दिन पास हो रहा है ना उस पर भरोसा रखो। ठीक है, आज किसी और की करोगे, कल किसी और की करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक पे भरोसा रखो, उसी को फॉलो करो। तो एक बार करके देखो, एटलीस्ट 1 महीना एक चीज़ फॉलो करके देखो। अगर वो वर्कआउट नहीं करता तब चेंज करना, लेकिन अगर आपने सोचा, आपने डिसीज़न लिया है कि मैं मेंटरशिप फॉलो करूँगा, तो प्लीज़ मेंटरशिप को करो। और नहीं होगा, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी, कॉन्टैक्ट टू रितेश सर। अपने डाउट ग्रुप में डाउट डालो, और तब भी सॉल्व नहीं होता, देन यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर। लेकिन अभी जो 1 महीना है आप उसको फॉलो करो। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो 1 महीना प्लीज़ उसको अच्छे से फॉलो करना। चलिए अब हम देखते हैं इंडेक्सेस। तो सबसे पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मैं इसमें ना कुछ मेंस के भी पॉइंटर्स आपको बता दूंगी, सो दैट आप जब ऐसे सोचोगे ना तो आपको डेटा भी जल्दी याद हो जाएगा। किसके द्वारा पब्लिश होता है, UNDP के द्वारा होता है। और फोकस क्या होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम जो पैरामीटर्स देखते हैं वो देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन का लेवल देखते हैं जिसमें मीन और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं, और पर कैपिटा इनकम देखते हैं। इंडिया की रैंकिंग अगर हम देखें तो 134 है, और HDI स्कोर है 0.644। बहुत सारे इंडेक्सेस में आपने देखा होगा PYQs का एनालिसिस के, आई थिंक 67 या 68 में ही स्कोर पूछा था इंस्टेड ऑफ इंडेक्स। तो स्कोर भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स का याद कर लेना चाहिए। जैसे HDI तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये GS1 के करंट में भी पूछ सकता है, GS2 के इको एंड ज्योग्राफी के में पूछ सकता है। एंड इसको बहुत चीज़ से आप लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इको एंड जियो में जो हमारा GS2 का टॉपिक है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को वहाँ कोट कर सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से पता चलता है कि एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है तो स्किल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं अच्छी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अच्छी नहीं है तो जो इनकम है वो नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम भी नहीं है। इस तरीके से लिंक करके आप बहुत एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हो, और उसमें अगर आप डेटा डाल दो तो मतलब अच्छा हो, मतलब क्या गजब लगेगा आपका आंसर। जब एग्जामिनर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसको डेप्थ में नॉलेज है, इसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी ये इंटरलिंक करके प्रीलिम्स का डेटा उठा के मेंस में लिख दे रहा है। एंड फर्स्ट रैंक स्विट्ज़रलैंड है जिसका HDI स्कोर 0.967 है। ऑल राइट, सो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स के द्वारा। ये क्या करता है, बेसिकली आपके हैप्पीनेस पे ये फोकस करता है। और हैप्पीनेस आपको पता है इट इज़ द कल्मिनेशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स के। फॉर एग्जांपल आपका मेंटल वेलबींग कैसा है, आपका फिजिकल वेलबींग कैसा है, आपका सोशल वेलबींग कैसा है,
आपका पॉलिटिकल वेलबिंग कैसा है, आपका इकोनॉमिक वेलबिंग कैसा है, ये सारे एक्सपेक्ट्स को हम जोड़ते हैं। फिर उसके बाद सबके इंटेंसिटी अलग होती है, फिर उसके बाद एक हैप्पी होते हैं हम, या हैप्पी या सैड होते हैं। तो इसी में आप देखो कि वेलबिंग का इवोल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव इमोशंस, फैक्टर्स लाइक इनकम, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो करप्शन, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट, फ्रीडम like social aspects, social support, social aspects, income, economical aspects, and यही सारे मिल के मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं। और आपको पता है कि इसमें इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि इंडिया एज ए कंट्री इकोनॉमिक लेवल पे हम जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, बट वी डोंट लुक एट दी हैप्पीनेस, वी डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दी हैप्पीनेस। जहाँ पे हमें एचडी और हैप्पीनेस इंडेक्स को सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पे हम इकोनॉमिक स्टेटस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए इंडिया की रैंकिंग 126 है, और फर्स्ट कंट्री ऑब्वियसली स्कैंडिनेवियन कंट्री है, फिनलैंड है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को भी आप अच्छे तरीके से कोट कर सकते हो, बहुत सारे टॉपिक्स में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विमेंस के पे कोई इशू आ गया, या ऐसे में बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं इसको, जब हम अलग अलग डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं। तो कुछ इसमें आपको हैप्पीनेस के बारे में जिक्र देना होगा, तो कुछ अच्छा सा कोड दे के फिर उसके बाद ये डेटा पुट कर देना। इसे इंडिया की रैंकिंग 126 है, जिसमें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा होती है। एंड इनइक्वालिटी है तो बेसिकली यू नो कि किस किस फिर फ्रेजेस में इनइक्वालिटीज़ होगी। फॉर एग्जांपल एक सबसे पहला तो आ जाता है इकोनॉमिक में, सेकंड आ जाता है एजुकेशन में, थर्ड आ जाता है कि किस तरीके का सोशल नॉर्म्स चल रहा है हमारी सोसाइटी में, तो उस तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो गया। यू नो कि मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर वुमेंस के कंपैरिजन, लेकिन वुमेंस का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में ज़्यादा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो कि ज़्यादातर इकोनॉमिक स्टेटस में दिखता है, वो हमें रिफ्लेक्ट होता है। तो जेंडर इनइक्वालिटी मतलब जितना लोअर स्कोर, ये क्या है, इनइक्वालिटी का इंडेक्स है। तो जितना लोअर स्कोर उतना लोअर इनइक्वालिटी, और जितना हायर स्कोर उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी। तो इंडिया की रैंक है 108, इंडिया का स्कोर है 0.437, एंड अगेन फर्स्ट रैंक इसका है फिनलैंड का। जेंडर इनइक्वालिटी को वुमेन इशू में बहुत अच्छे से जोड़ सकते हो। वुमेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना पूछता है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट में भी जोड़ सकते हो कि वुमेन के बीच में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो जेंडर इनइक्वालिटी। और भी सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आराम से इसको इंटरलिंक कर सकते हो और अपने आंसर को बहुत उम्दा बना सकते हो। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अगेन इसमें जेंडर गैप के बारे में बात करते हैं। तो इस पे क्या करना, आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, इस पे HDI पे लॉन्ग आंसर टाइप नोट्स बना लेना, इस पे शॉर्ट नोट्स बना लेना। इसमें क्या है कि जेंडर इनक्वालिटी को हम 3 या 4 पैरामीटर्स पे मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो हम इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हेल्थ देखते हैं, एंड 3 पे करते हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड पॉलिटिकल, मतलब 4 पे करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स पे अलग अलग स्कोर बनता है और रैंक बनता है। तो ये इन सारे पैरामीटर्स पे अलग अलग स्कोर और रैंक दोनों याद कर लेना है इंडिया के लिए। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी GS2 के पेपर में या GS1 के करंट अफेयर्स में, वहाँ पे इस चीज़ को कोट कर देना। तो इस पे शॉर्ट आंसर टाइप बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए हमारे पास वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ। अब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ तो उसमें क्या दिखा रहा है कि हमने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कम करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे फोकस करता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में फोकस करता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में फोकस करता है। भले ही अभी रिजर्वेशन नहीं दी जा रही है, बट वी हैव पास द बिल, और बोला गया है कि एक जो नया सेंसस होगा उसके बाद से हम ये रिजर्वेशन को लागू कर देंगे। तो वी हैव टेकन ए स्टेप ahead to provide the political empowerment to the women. फिर इंडिया रैंकिंग है 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और फर्स्ट रैंक हमारा आइसलैंड है। ऑलराइट, फिर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर तो आई वुड रिकमेंड कि लॉन्ग आंसर टाइप बना लेना अपना मेंस पर क्वेश्चन। ये पब्लिश होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल द हंगर लाइफ, जर्मनी का NGO और ऑर्गेनाइजेशन है। ये हंगर और अंडर न्यूट्रिशन लेवल को ग्लोबली करता है। फॉर हंगर हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया, अंडर न्यूट्रिशन हो गया, इसको ये ग्लोबली मेजर करता है। और इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं है इसमें, 105 है आउट ऑफ 127 कंट्री। और इसकी रिलेवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी
सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें हम फूड सब्सिडी देते हैं। फॉर एग्जांपल पीएम अन्न योजना, बहुत तरीके से हम राइस, स्टेपल्स क्रॉप्स गरीबों को प्रोवाइड करवाते हैं, राशन जिसको बोलते हैं। तो इसमें मेजर चैलेंज यही है ना कि जो ये डेटा यूज़ करते हैं ये वाली ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडिया डेटा यूज़ करती है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से काफ़ी डिफरेंसेस दिखते हैं। एक तो इंडिया ये काउंटर ये देता है कि डेटा अलग यूज़ होता है इसीलिए हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं है, बट हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो काफ़ी करप्शन के कारण जहाँ पे राशन पहुँचना चाहिए था लोगों के पास वहाँ नहीं पहुँच के कहीं और पहुँचता है, जिस वजह से जो रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं इंडिया के ख़राब फूड सिक्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। बट इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है इसको और भी आगे प्रोग्रेस कर सकती। तो इस तरीके से बहुत होलिस्टिक बनाना, पहले तो आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बताना, फिर पैरामीटर्स बताना कि क्या यूज़ करके पैरामीटर्स इसको बनाया जाता है, फिर आप बताओगे कि क्या बेनिफिट है इसका, फिर आप बताओगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेके, फिर बताओगे कि इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव यूज़ किए हैं ग्लोबल हंगर मतलब इंडिया में हंगर को रिड्यूस करने के लिए, फिर बताओगे कुछ इनिशिएटिव्स के नाम दोगे, नाम देने के बाद बताओगे इस इनिशिएटिव में आप क्या चैलेंजेस हैं, तो वो सारे चैलेंजेस लिखोगे, फिर आप वे फॉरवर्ड बताओगे, कंक्लूड कर दोगे। तो यही सारे डायमेंशन हम ना आपको मेंस में जब आपका चलेगा तो जो 71st में कर रहे हैं तो उनका जब GOE को चलेगा तो यही सारे डायमेंशन हम बताएंगे। तो यही डायमेंशन को तोड़ने में ना बच्चों को दिक्कत होती है, वही चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बनाना आपको नोट्स खुद है, हम आपको एक वैल्यू एडिशनल नोट्स देंगे, लेकिन वो नहीं कि बस उसको लेके बैठ जाना और पढ़ लेना है, आपको खुद से बनाना है, हम जो देंगे उससे मैच करना है और अपने नोट्स को और सुधार करना है, ये प्रोसेस होता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज़। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत इधर रेलिवेंट हो गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रियल थिंग। बहुत अभी आप देख लो ना, आप नवंबर में हो और ठंड की क्या सिचुएशन है, बहुत ही कम ठंड है जो जैसा पहले हम एक्सपीरियंस किया करते थे। तो ये किसके द्वारा पब्लिश होता है? जर्मन वॉच के द्वारा। ग्लोबल प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस मतलब क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। इंडिया की रैंकिंग है 7th और सिग्निफिकेंस है कि इंडिया के एफर्ट को रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसीज़ में इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इंडिया में बताइए कि अदर दैन द थर्मल बेस्ड एनर्जी सोर्स जो कोल और फॉसिल फ्यूल है, इंडिया में कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और इंडिया में पोटेंशियल ज़्यादा है? आप ये कमेंट बॉक्स में डालिए कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसको इंडिया यूज़ करके अपने एनर्जी यूजेस को थर्मल बेस्ड यूज़ से थोड़ा सा कम कर सकता है, उस पर डिपेंडेंसी कम कर सकता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सोचिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे इंडिया से पास होती है, मिडिल से ही पास होती है, इक्वेटर के पास हमारा इंडिया है। तो जो सोलर एनर्जी है हमारे पास वो उसकी पोटेंशियल काफ़ी है। और जो विंड एनर्जी है, क्यों विंड एनर्जी? क्योंकि हमारी इंडिया जो है, आप देखोगे ये पूरा कोस्ट लाइन है, तो जो ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड है उसकी अवेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया ने काफ़ी इसमें प्रोग्रेस किया है। 4th 5th नंबर पे है इंडिया की रैंकिंग। एंड इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी फॉलो किया है सोलर एनर्जी को ये प्रमोट करने के लिए और इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए। तो इस तरीके से आप ये भी लिंक कर सकते हो कि मान लीजिए सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ दिया साइंस टेक में, तो आप बता सकते हो कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया। इंडिया की रैंकिंग 7th है। इससे ये दिखाता है कि इंडिया ने सोलर एनर्जी में काफ़ी प्रोग्रेस किया और ऑब्वियसली किया है। आप ग्रोथ रेट वहाँ पर दिखा देना। ग्रोथ रेट आपको कहाँ से मिलेगा? सर्वे से मिल जाएगा। ऑलराइट, तो बस ये लिंक करने आना चाहिए और अगर नहीं आता तो आप किसी का भी हेल्प ले लो या मेंटरशिप में भी ज्वाइन कर लो। तो वहीं पे हम ये डेटा आपको लिख के देते हैं, मेरी ऑडियो क्लिप हम देते हैं कि आपको कैसे कोई भी नोट्स को बनाना है।
वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, अगेन एनर्जी ट्रांजिशन, अभी हम कहाँ पर हैं, ज़्यादातर कंट्री कहाँ है, थर्मल बेस्ड एनर्जी पे हैं, हम कहाँ ट्रांजिशन होना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे होना चाहते हैं, बस वही है, नाम से ही पता चल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश होता है ग्लोबल एनर्जी सिस्टम बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एक्सेस, एफिशिएंसी। सस्टेनेबिलिटी आता है तो रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एक्सेस आता है तो अगेन रिन्यूएबल एनर्जी, एंड एफिशिएंसी आता है तो अगेन रिन्यूएबल एनर्जी। एफिशिएंसी के मामले में हम उस लेवल तक नहीं पहुँच सके हैं, बट इस पर काम चल रहा है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 63rd है, फर्स्ट रैंक स्वीडन है। अगेन इसको आप कोट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी सोर्सेज पे आ जाएगा इंडिया के, तो आप इसको वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कोट करते हुए बोल सकते हो कि एनर्जी सोर्सेज में यस वी 53rd 54% हमारी जो एनर्जी है वो अभी भी थर्मल बेस पर है, बट वर्ल्ड ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 63rd है, जो कि दर्शाती है कि वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी, जो ताकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये आप इस तरीके से बता सकते हो। ग्लोबल पीस इंडेक्स, नाम से ही पता चल रहा है कि एक कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन नहीं, उसके सोसाइटी में कितना पीस है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्ट्राइक कम होती है, वायलेंस कम होता है। तो आप देखो कि लेवल ऑफ वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकार्नेशन रेट्स और एक्सेस टू वेपनाइजेशन कम है। तो ये किसके द्वारा पब्लिश होती है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, 116 आउट ऑफ 163, एंड फर्स्ट रैंक आइसलैंड। अब आइसलैंड है तो आइस ठंडा होता है, और कोई भी ठंडा आदमी होता है तो हम उसको बोलते हैं कूल इंसान है, कूल पर्सनालिटी है। तो उसी से होगा कि पीस है मतलब शांत है, कूल है, ठंडा इंसान है, तो फर्स्ट रैंक इसका आइसलैंड का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में मतलब एक कंट्री अपने R&D पे कितना इन्वेस्ट कर रही है और क्या R&D का रेट है, वहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो फोकस किस पे, इनोवेशन, इकोसिस्टम एंड कैपेबिलिटीज़ पे। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 39 आउट ऑफ 133 कंट्रीज। फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड का है। इंडिया की ग्रोइंग स्ट्रेंथ की टेक्नोलॉजी इनोवेशन में बढ़ाती है। अब इसको ना दोनों चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, एक तो पॉजिटिव में यूज़ कर सकते हो कि 39th रैंक है, इंडिया इज़ इम्प्रूविंग। एक और यूज़ करते हो कि बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द country we are still at 39, इस तरीके से भी कोट कर सकते हो। और उसमें क्या करोगे फिर, R&D पे कितना GDP डेटा यूज़ करती है इंडिया, एक्सपेंड करती है, वो डाल दो, जो कि बहुत ही कम है, लेस देन 1% है, वो डाल दो कि बस इतना कम यूज़ कर रही है इंडिया R&D पे। तो कहाँ से इनोवेशन होगा, हम उतना ध्यान ही नहीं दे पाते इनोवेशन पे। दैट्स वाई ब्रेन ड्रेन का भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं फॉर देयर ग्रोथ, और इंडिया में R&D की स्कोप कम है। तो इस तरीके से लिंक कर सकते हो इसको बहुत सारे टॉपिक पे। एक तो साइंस टेक में तो लिंक कर ही सकते हो, एक अनएम्प्लॉयमेंट में लिंक कर सकते हो, एक आप अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन डायस्पोरा पे भी लिंक कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है इंडियन डायस्पोरा पे, करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है, GS2 के इको एंड जियो में भी पूछ सकता है। यूनिकॉर्न इंडेक्स, अब यूनिकॉर्न आपको पता है कि वो सारे स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन हो जाती है, उसको हम यूनिकॉर्न्स बोलते हैं। तो ये CB इनसाइट और हुरॉन रिपोर्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और इसको नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न के बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। और इंडिया की रैंकिंग 3rd है, फर्स्ट रैंक यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड रैंक चाइना है, और 3rd रैंक के मामले में इंडिया, मतलब यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया काफ़ी आगे है, 3rd पर है। तो इससे आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे सर्विस सेक्टर में बेसिकली स्टार्टअप्स कितना ग्रो कर रहा है और इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये आराम से इसका बहुत अच्छा लिख सकते हो, इसको साइंस टेक में भी यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल जनरल क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इंडिया का ग्रोथ बताइए, तो आप यूनिकॉर्न इंडेक्स को देख के बता सकते हो कि कितने स्टार्टअप ग्रो हुए हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर ग्रो हुआ है, एक डिजिटलाइज कल्चर ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इंडिया ने ग्रो किया है। ऐसा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन 69 BPSC में पूछा हुआ है, तो ये इंडेक्स वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, नाम से ही पता चल रहा है करप्शन को कैलकुलेट करता है, पब्लिश कर इसके द्वारा होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फोकस क्या करता है, करप्शन, पब्लिक सेक्टर में करप्शन कितना है। इंडिया की रैंकिंग कितना है, 93rd है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसको तो बहुत जगह ही कोट कर सकते हो, मतलब कोई भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो या किसी स्कीम पे आपको बात करनी हो, और इन जनरल भी बात करनी, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, तो उसमें ना चैलेंजेस में आप करप्शन डाल सकते हो कि जो पैसा अगर सरकार एलोकेट करती है कि इतना पैसा इस चीज़ में खर्च होगा, बट वो खर्च नहीं होता है, और वो खर्च नहीं होता, वो इंटरमीडिएटरीज के पॉकेट में चला जाता है, और जहाँ तक वो वहाँ जो बेनिफिट्स पहुँचना चाहिए तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इससे करप्शन है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग भी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से कर सकते हो।
लिंक करना है और ये लिंक करना धीरे धीरे बिल्ड होगा। अभी मैं बता रही हूँ तो आपको ये मत लेना कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा, धीरे धीरे बिल्ड होगा। अगर शुरू में गाइडेंस चाहिए या किसी का हेल्प चाहिए तो मेंटरशिप में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब हेडिंग मिलेगा, वहीं से आप खुद ही बिल्ड करने लगोगे। फिर आपको ना सब हेडिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन हम तो अपने तरफ से सब हेडिंग देंगे। अब हमने आपको सब हेडिंग मान लो 6-7 सब हेडिंग दिया, आप खुद बिल्ड करने लगे, आपको खुद समझ में आने लगा, तो आप देखोगे आप खुद 1-2 सब हेडिंग अपने से भी ऐड कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से प्रोग्रेस होता है। और फिर आपको ना पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। जैसे ही मज़ा आने लगेगा ना, तो आप समझ जाओगे कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। ये बेसिकली ये सारे कंट्रीज़ का रैंकिंग होती है जिसका एशिया में वर्चस्व ज़्यादा है, डोमिनेंस ज़्यादा इन द टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक रिसोर्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड रेजिलियंस। ये नहीं कि सिर्फ एशियन कंट्रीज़ की रैंकिंग है, ग्लोबल कंट्रीज़ की रैंकिंग है जिसका एशिया में वर्चस्व ज़्यादा है। इंडिया की रैंकिंग 3rd है आउट ऑफ 26 कंट्री और 1st रैंक यूनाइटेड स्टेट्स है। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनली एंड पार्टनर्स के थ्रू इसको पब्लिश किया जाता है। ये बेसिकली वो इंडेक्स है जिसके थ्रू हमें डिसाइड कर सकते हैं कि अगर किसी कंट्री का आपने वीज़ा ले रखा है तो उस कंट्री के वीज़ा का यूज़ करके आप कितने कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। 2 ऑप्शन होता है, एक तो आप वीज़ा फ्री ट्रैवल करो, एक होता है कि आपके पास वीज़ा नहीं है फिर भी आप उस कंट्री में पहुँच गए हो और वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। तो ये इस बेसिस पे कितनी कंट्रीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आप एक कंट्री का वीज़ा ले लेते हो तो उसको हम बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करता है ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो इंडिया की रैंकिंग 84 है आउट ऑफ 199 कंट्री। और ये रैंकिंग बेसिकली ना डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट और रिलेशन पर डिपेंड करती है। तो आप देखोगे कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल एशियन कंट्रीज़ के साथ, जापान के साथ, USA के साथ ऐसा डील करता है, इवन UK के साथ करता है कि उसको वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाए उसके सिटीज़न को, सो डैट ट्रैवलिंग और जो इंटरकनेक्टिविटी है वो थोड़ी इजी हो जाए और सिटीजन्स को उतनी परेशानी ना हो। तो इंडिया पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा फ्री एंट्री कहाँ है, 58 कंट्रीज़ में। 1st रैंक सिंगापुर है। तो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है। ये वाला जो डेटा है ये हमने ऑफिशियल साइट से उठाया है। ऑफिशियल साइट में 84 ही दिखा रहा है, ऐसे गूगल पे सर्च करते हैं तो 82 दिखा रहा है। तो ये हमने डेटा हेनली जो उसकी ऑफिशियल साइट है वहाँ से उठाया, तो ऑफिशियल साइट पे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पब्लिश होती है और ये फैक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली आप जिस प्लेस पे रह रहे हो उसमें लाइबिलिटी फैक्टर्स कैसी है, तो वो लाइबिलिटी फैक्टर्स किस पे डिपेंड करती है। एक तो एजुकेशन का लेवल, एक वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, एक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, एयर पोल्यूशन वाला फैक्टर भी आ जाता है, और क्या वहाँ पे एक कल्चर है, कैसे सोसाइटी है, उस पर डिपेंड करता है। तो इंडिया की जो टॉप सिटी है, 5 इंडियन सिटीज़ है जिसमें इंक्लूडेड है इसमें, और दिल्ली और मुंबई 141st रैंक पर है विद द स्कोर ऑफ 60.2 आउट ऑफ 100। तो इंडिया की स्थिति खराब है क्योंकि जो टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है दिल्ली और मुंबई वही 141st रैंक पर है। ठीक है, और 1st रैंक वियना एंड द ऑस्ट्रिया है, ये वन ऑफ दी लाइक रिचेस्ट कंट्रीज़ में एक है, तो इनका 1st रैंक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसका PDF मेंटरशिप ग्रुप में हम लोग अपलोड कर देंगे, तो आप इसको रिवाइज़ करने के लिए यही कर सकते हो, या तो आप ऐसे ही लिख दो, एक पेज और नोट्स बना दो, तो एक HDI पब्लिश कौन करता है, इसका इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप कंट्री कौन सी है, तो इस तरीके से एक टेबल बना दोगे ना और उसी को बार बार देखोगे तो हो जाएगा। या तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो मैंने मेंस के एस्पेक्ट्स बताए हैं, अगर आप अगर ये वीडियो देख चुके हो, मैंने शुरू में ही मुझे बोलना चाहिए था इसको, तो अपना पेन पेपर लेके बैठना, एक बार और वीडियो देख लेना और मैंने जो भी इंटरलिंकेजेस बताए उसको भी लिख लेना। तो है ना, आप जब उसको बार बार रीड करोगे तो आप भी इंटरलिंकिंग के में आगे बढ़ोगे, आप भी इंटरलिंक फिर करने लगोगे कि कैसे प्रीलिम्स के फैक्ट्स को हम उधर लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड जिन लोगों को भी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना होगा, सर को कॉल कर लीजिएगा, सर आपको इनरोल कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी 20 डेज स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, जो जल्दी ही आएगी आपकी। एंड अच्छे से पढ़िए, 78th BPSC जो PT दे रहे हैं, आराम से पढ़िए। आपने आप खुद पे भरोसा रखिए, आपने अभी तक तैयारी की है तो अच्छी तैयारी की होगी। और
कितना भी मैं बोल दूँ आपको लगेगा कि और पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। मेरा बस यही लास्ट सजेशन होगा कि लास्ट में ना कोई भी नया सोर्स मत ऐड करिएगा। अभी तक जो आपने सोर्स पढ़ा उस पर भरोसा रखिए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। PYQs लगाइए प्लस न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन भी लगाइए। PYQs के साथ लगाइए, PYQs को नहीं छोड़ना है। न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड रिवीजन अच्छा करिए और डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज छोड़ दिया, अरे सब तो मेरा कंप्लीट है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए और आपका सब कुछ अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।